नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आप सभी को आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे और अच्छी तरह से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। आज हम भारत की इस यात्रा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज से हम भारत के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। हमने पिछली क्लासों में देखा अक्षांश और देशांतर के बारे में, जो हमें ये सुविधा उपलब्ध कराता है कि हम भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में विस्तार से चर्चा कर सकेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको पिछली वीडियो अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में हमें सुझाव जरूर देना। तो आज से हम भारत की इस भौगोलिक यात्रा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी मेरे साथ इस यात्रा में शामिल होंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को भारत की स्थिति और विस्तार के साथ। हम देखेंगे भारत विश्व में कहां पर स्थित है, ग्लोब में कौन से गोलार्ध में स्थित है, कहां इसकी स्थिति है, किन अक्षांशों के बीच, किन देशांतरों के बीच ये स्थित है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं भारत की इस भौगोलिक यात्रा को इस वीडियो सेशन के माध्यम से। आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। यदि कमेंट में हमें सुझाव देते रहिए ताकि हमारा मोटिवेशन बनता रहे, और वीडियो को जितनी हो सके ज्यादा शेयर करिए। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को भारत की इस भौगोलिक यात्रा के माध्यम से। भारत की इस भौगोलिक यात्रा से जिसमें हम देखेंगे भारत की स्थिति और विस्तार। भारत की स्थिति कहां पर है, ग्लोब में भारत कहां पर दिखाई देता है, विश्व में भारत कहां पर दिखाई देता है, तो हम उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं भारत की स्थिति और विस्तार। हमारी इस यात्रा को हम आज से प्रॉपर प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी मेरा साथ दीजिए। हम इस यात्रा को बड़े सरल भाव से अच्छी तरह से पूरी करेंगे। हर कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। आपके हर कंफ्यूजन को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को, भारत की स्थिति और विस्तार। भारत की स्थिति और विस्तार हम देखेंगे भारत की स्थिति कहां पर है और इसका विस्तार किस प्रकार से है। अब हम देखने वाले हैं भारत की स्थिति। तो पहले देखेंगे ग्लोब में भारत कहां पर दिखाई देता है। हमने पिछली क्लास में देखा ग्लोब को हम किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, तो उसी आधार पर हम भारत की स्थिति को ग्लोब में देखने वाले हैं। तो हम बना लेते हैं एक छोटा सा ग्लोब। तो ये हमारा क्या है, ग्लोब है। ग्लोब है, हमने देखा था एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। वो पृथ्वी को दो कितने भागों में बांटती है, तो 2 बराबर भागों में बांटती है। ग्लोब को कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है। तो ये कौन सी रेखा हो जाएगी, तो देशांत। तो ये कौन सी रेखा हो जाएगी, ये हो जाएगी अपनी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, क्योंकि ये भूमि के कहां पर है, मध्य में स्थित है। पृथ्वी के लगभग नहीं बल्कि बिल्कुल ही मध्य में है। ग्लोब के मध्य में खींची गई ये काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसका हम क्या नाम देंगे, उत्तरी गोलार्ध नाम देंगे। ये हमारा उत्तरी गोलार्ध होगा और ये कैसा गोलार्ध होगा, दक्षिणी गोलार्ध। तो ये उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है। और ये कैसा गोलार्ध है, तो दक्षिणी गोलार्ध है। ये दक्षिणी गोलार्ध, ये कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है। ये हमारी भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अब हम देखें कि हमारा भारत कहां पे है। तो हम इस आधार पर यदि हम देखेंगे तो देखो अपने पूरे एक बार वर्ल्ड का छोटा सा मैप बना लेते हैं। इसके अंदर कैसे बनेगा, इधर हम देखते हैं अमेरिका महाद्वीप हमें दिखाई देता है। अमेरिका महाद्वीप हमें दिखाई देता है। तो ये हमारा क्या है, अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और ये कैसा महाद्वीप है, तो दक्षिणी महाद्वीप है। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप आ गया। इसके बाद यहाँ पे एक अफ्रीका महाद्वीप भी है। कौन सा महाद्वीप है, तो एक अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप है। इसके ऊपर ये यहाँ से यूरोप स्टार्ट हो जाएगा, ये भूमध्य सागर वाला क्षेत्र आ जाएगा। और इसके बाद कौन स्टार्ट हो जाएगा, यूरोप स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कुछ यूरोप वाला हिस्सा है।
ये यूरोप वाला हिस्सा आ जाएगा, इधर ये साइबेरिया रूस वाला हिस्सा, इसके बाद ये जापान यहाँ पे आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमें ये दिखाई देता है। इधर म्यांमार थाईलैंड वाला हिस्सा आ जाएगा, इधर इंडोनेशिया का कुछ जावा और सुमात्रा जैसे द्वीप आ जाएंगे, इधर वापस हमारा म्यांमार वाला हिस्सा, और अब हमारा यहाँ पे क्या आएगा, एक छोटा सा देश आएगा जिसका नाम क्या होगा, भारत होगा, भारत होगा। उसके बाद इधर ये अदन की खाड़ी और अरब की खाड़ी आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं विश्व की स्थिति को। यहाँ पे कौन सा महाद्वीप है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और ये हमारा अंटार्कटिक महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है, अंटार्कटिक महाद्वीप है। हमने विश्व के बड़े महाद्वीपों के बारे में चर्चा देख लिया। कितने महाद्वीप है, तो 7 महाद्वीप है, उन 7 महाद्वीपों को देख लिया। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, इधर ये यूरोप यूराल पर्वत से पश्चिम की तरफ जो है वो कौन है, तो यूरोप महाद्वीप है। यहाँ पे कौन सा महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप। ये हमारा एशिया महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप, ये अंटार्कटिका महाद्वीप, और ये कौन है, तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो कुछ इस प्रकार से हमें विश्व दिखाई देता है ग्लोब के ऊपर। यदि आपने ग्लोब देखा हो, मैप देखा हो, तो हमें कुछ इस प्रकार से एक विश्व का मैप हमें दिखाई देता है, वर्ल्ड मैप हमें दिखाई देता है। यहाँ पे ग्रीनलैंड द्वीप आ जाएगा, जो विश्व का सबसे बड़ा क्या है, द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो ग्रीनलैंड द्वीप आ जाता है। इस प्रकार से हमने देखा, ये इधर प्रशांत महासागर है, ये हिंद महासागर, यहाँ पे दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर, और ये क्या है, अटलांटिक महासागर। तो विश्व के 5 बड़े महासागरों के बारे में भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं भारत की स्थिति को। तो हमें एक रेखा के बारे में और पता है, जिसका नाम हम लेते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो यहाँ पे एक देश है लंदन देश, यूके देश का लंदन प्रांत, जहां का एक शहर है ग्रीनविच शहर, जो लगभग क्या है भूमि के मध्य में है। तो यहाँ पे एक रेखा हम खींचेंगे जिसका नाम हम लेंगे देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये कौन सी रेखा है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे हम किस नाम से जान सकते हैं, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा, या हम किसे कह सकते हैं, प्रधान या म्योत्तर रेखा, या म्योत्तर रेखा, प्रधान या म्योत्तर रेखा, या ग्रीनविच रेखा, या 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर भी कह सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमें ग्लोब दिखाई देता है देखने से। हम जब ग्लोब को देखते हैं तो इस प्रकार से हमने इसको देखा, ग्लोब को देखा। तो आपने विश्व भ्रमण भी कर लिया होगा, थोड़ा बहुत आपने कैसा भ्रमण किया है, विश्व भ्रमण, क्योंकि हम ग्लोब से चले थे ना प्रारंभ में, हमने अपनी प्रारंभिक कक्षाओं में देखा था ग्लोब के बारे में। तो अब हम ग्लोब से कहां आएंगे, महाद्वीपों पर आएंगे। महाद्वीप में हम कहां जाएंगे, सीधा भारत में हम अपने लेंस को क्या करेंगे, जूम करेंगे, भारत में जूम करेंगे। तो क्या होगा, अब हम देखते हैं कि इस प्रकार, देखो ये कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, तो ये पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। कैसा गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा था ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये भी पृथ्वी को, ग्लोब को कितने भागों में बांटती है, तो 2 बराबर भागों में बांटती है। एक पश्चिमी गोलार्ध और दूसरा इधर कौन सा आ जाएगा, पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। तो इस प्रकार से हमने देखा ये पृथ्वी कितने भागों में बंट गई, तो ये 4 भागों में बंट रही है। कितने भागों में, 4 भागों में। कौन बांट रहा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को, ग्लोब को कितने भागों में बांट देती है, तो 4 भागों में इस प्रकार से बांट देती है। अब हम देखते हैं तो भारत की स्थिति यदि अक्षांश रेखा के हिसाब से देखें, यदि भूमध्य रेखा के हिसाब से देखें, तो कौन सी स्थिति बनेगी, तो उत्तरी गोलार्ध में। कहा है, उत्तरी गोलार्ध में क्या है, भारत है, ये हमारा क्या है, भारत है। तो कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत कुछ इस प्रकार से है। ये हमारा इधर क्या है, भारत है। ये हमारा भारत कहां पे है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यदि हम देशांतर रेखा के बारे में देखेंगे तो कौन से गोलार्ध में चला जाएगा, तो पूर्वी गोलार्ध में चला जाएगा। कहां पे चला जाएगा, पूर्वी गोलार्ध में। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, इसका निष्कर्ष ये निकला, इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि भारत कहां पर स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूछा जा सकता है भारत ग्लोब के या पृथ्वी के कौन से हिस्से में स्थित है, तो आपका जवाब होना चाहिए उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह कौन सी दिशा है, उत्तरी पूर्वी दिशा है, और ये गोलार्ध है तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में कौन स्थित है, हमारा प्यारा भारत, महान जो देश है वो स्थित है।
भारत स्थित है कहां पे है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हमने किसमें देखा? ग्लोब में देखा। ग्लोब में हमने देखा कहां पे स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब यदि हम देखें विश्व में ये कहां पर स्थित है? ये तो पूरा ग्लोब है, विश्व तो इतना है। अब इस विश्व के हिसाब से देखेंगे तो कहां पर कौन सी दिशा बनेगी? विश्व के हिसाब से हम देखेंगे तो कौन सी दिशा बनती है? तो इसकी दिशा बनती है सर जी पूर्वी दिशा। कौन सी दिशा बनती है? पूर्वी दिशा। यदि विश्व के आधार पर हम देखें, इस संसार के आधार पर देखें, संसार तो यही है ना, जहां पर लोग रहते हैं वो संसार है। तो इस संसार के हिसाब से, विश्व के हिसाब से हम देखेंगे तो भारत की जो स्थिति है वो कौन सी दिशा में है? पूर्वी दिशा में है। तो आपका ये भी जवाब गलत नहीं होना चाहिए कि भारत कौन विश्व में भारत कौन सी दिशा में है। दिशा पूछेंगे तो कौन सी आएगी? विश्व में दिशा पूछेंगे कौन सी आ जाएगी? पूर्वी दिशा आ जाएगी। यदि गोलार्ध पूछे, ग्लोब में पूछे कि ग्लोब में भारत कौन से ग्लोब में स्थित है, कहां पर स्थित है, तो हमने क्या जवाब देना है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मैं आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा कि किस प्रकार से भारत स्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कथन दे दिया जाता है कि यदि मैं आपको फैक्ट लिखाऊं सीधा, यदि मैं आपको सीधा फैक्ट लिखाऊं कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो फैक्ट तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन इसमें उसके पीछे का जो निष्कर्ष है, किस प्रकार से है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो भी आपको समझना जरूरी है। तो आपको थोड़ा बहुत इतनी जानकारी तो होनी चाहिए विश्व के बारे में, इतना तो पता ही होना चाहिए कि भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो क्यों है, तो क्यों है उसका हमने निष्कर्ष निकाल लिया, कंक्लूजन निकाल दिया, हमने उसके बारे में कॉन्सेप्ट देख लिया। अब ये बात मैं आशा करता हूं आप कभी भी नहीं भूलोगे। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप बता सकते हो कि हमारा भारत है जो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद विश्व में यदि स्थिति पूछे, दिशा पूछे तो कहां पे चली जाएगी? तो भारत की स्थिति कहां जाएगी? पूर्वी दिशा जाएगी। कहां जाएगी? पूर्वी दिशा में भारत स्थित है। किसके? विश्व के। विश्व के भारत कौन सी दिशा में स्थित है? तो पूर्वी दिशा में स्थित है। इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। उसके बाद यदि हम देखें भारत एशिया महाद्वीप में कहां स्थित है, क्वेश्चन तो ऐसा भी बन सकता है कि भारत एशिया महाद्वीप में कहां स्थित है। तो देखो एशिया महाद्वीप यहां पे आता है, तो लगभग इस प्रकार इसको यदि बांटेंगे, इसको बांटेंगे तो लगभग कौन सी दिशा आ जाएगी? दक्षिणी दिशा में। कौन सी दिशा में आ जाएगी? दक्षिणी दिशा में। तो भारत की स्थिति कहां चली जाएगी? दक्षिण और पश्चिम दिशा में भारत की स्थिति चली जाएगी। ये हम देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं भारत की स्थिति कहां जाएगी? दक्षिण दिशा में। यदि एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति देखी जाए तो कौन सी दिशा हो जाएगी? ये दक्षिण है, ये पश्चिम, तो कौन सी दिशा? दक्षिण पश्चिम। तो अब यदि मैं ये फैक्ट आपको लिखवाऊं कि भारत विश्व के पूर्वी दिशा में स्थित है, तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उसके बाद यदि मैं फैक्ट दिखाऊं भारत जो एशिया महाद्वीप के कहां स्थित है, तो यदि मैं कहूं दक्षिण पश्चिमी दिशा में स्थित है, तो ये भी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए क्यों स्थित है, क्योंकि हमने इसको मैप में देख लिया है। मैप में हमने देख लिया है। यदि मैं कहूं भारत ग्लोब के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आपने किसकी यात्रा की है? अभी विश्व यात्रा की है, विश्व भ्रमण आपने किया है जितना, एक बार देख लो। कभी वर्ल्ड जियोग्राफी का सेशन यदि हम शुरू करेंगे तो आपको उसके अंदर विश्व की सभी जगह दिखा दी जाएगी। इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में क्या क्या चीजें सब बताएंगे, इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में क्या है ये भी सब बताएंगे। यहाँ की पहाड़, नदियां, झीलें, जो भी कुछ है सब आपको इस विश्व भ्रमण में हम कभी अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे विश्व भ्रमण की, तो सारा बता दिया जाएगा। अभी हम कहाँ की यात्रा कर रहे हैं? हमारे प्यारे भारत की यात्रा कर रहे हैं। भारत जिसका आज क्या है? आजादी दिवस है, स्वाधीनता दिवस है। तो इस गौरव को भी आप कभी मत भूलो, इस दिन को भी कभी मत भूलो। हमेशा शहीदों को सलाम करो, हमारे देश की गौरव गाथा गाते रहो। हम आगे हमारी जो पीढ़ियां नहीं आ रही हैं उनको भी बताते चले जाओ कि भारत किस प्रकार आजाद हुआ, भारत की आजादी क्या है, 15 अगस्त का ये जो दिन है इसकी गरिमा क्या है, इसकी महिमा क्या है, ये भी आप बताते हुए जाओ कि इसकी गरिमा क्या है। 15 अगस्त को हम आजादी दिवस क्यों मनाते हैं, इसके पीछे की क्या पृष्ठभूमियां रही, भारत किस प्रकार से आजाद हुआ, तो ये भी हम जानते हैं। हमें आप ये बताना, हमारी अगली पीढ़ियों को भी हम क्या करें, ये बातें शेयर करते जाएं ताकि वो भी हमारे देश के गौरव को जान पाए, पहचान पाए। अब शुरू करते हैं हम आगे भारत की स्थिति और इसके विस्तार। हम इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, हम इसको लिख लेते हैं, फिर हम प्रारंभ करेंगे इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में। इतना तो पता चल गया भारत की। यदि में आगे जब भारत के जब हम विस्तार
और स्थिति और विस्तार के बारे में बात करूंगा। यदि मैं इसका आपको कहूंगा कि ये उत्तरी अक्षांश में स्थित है, इसके जितने भी अक्षांश आएंगे कैसे आएंगे, उत्तरी अक्षांश आएंगे, चाहे वो भारत का बिल्कुल दक्षिणतम अक्षांश हो, चाहे भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश हो। अक्षांश कौन सा होगा? उत्तरी अक्षांश होगा, न कि दक्षिणी अक्षांश, क्योंकि दक्षिणी अक्षांश तब होता जब भारत दक्षिणी गोलार्ध में होता, लेकिन भारत दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है। इसलिए भारत के जो सभी अक्षांश रेखाएं हैं, भारत से जितनी भी अक्षांश रेखाएं गुजर रही है, वो सारी की सारी कैसी होगी? उत्तरी अक्षांश रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी? उत्तरी अक्षांश रेखाएं। यदि मैं देशांतर रेखाओं के बारे में बात करूं, भारत की देशांतरीय विस्तार हम पढ़ेंगे, उसमें भी देखेंगे भारत के जितने भी देशांतर रेखाएं हैं, चाहे वो भारत के पश्चिम से गुजर रहा हो, चाहे भारत के पूर्व में गुजर रहा हो, चाहे भारत के मध्य से गुजर रहा हो, वो कौन सा देशांतर होगा? तो वो पूर्वी देशांतर होगा। यह भी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि हमने देखा भारत कहां पे है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो अक्षांश आएंगे तो उत्तरी आएंगे, देशांतर आएंगे तो पूर्वी देशांतर आएंगे। ये बात आगे आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। इस जो अपने इतनी देर जो भी हमने जो गाथा गाई है, उसको क्या कर लेते हैं? कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं। मैं आशा करता हूं आपके पास भी कॉपी और पेन जरूर होगा, आप उस सभी बातों को लिख रहे होंगे। अब हम इन बातों को लिख लेते हैं, इन सभी फैक्टों को एक बार लिख लेते हैं ताकि ये हम याद कर पाए। मैं आशा करता हूं कि आपने वो डायग्राम भी ड्रॉ कर लिया होगा, क्योंकि डायग्राम ड्रॉ करने से बातें जितनी पढ़ने से याद नहीं होती, उतनी उनको देखने से याद हो जाती है। अब हम देखते हैं भारत की स्थिति और विस्तार। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप भी मेरे साथ साथ लिखते हुए चलना। क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे भारत ग्लोब में, भारत ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी दिशा में स्थित है, में स्थित है। क्या लिख सकते हैं? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्या ये बात सही है कि नहीं है? तो ये बात बिल्कुल सही है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसके बारे में चर्चा की है। अब हम देख लेते हैं भारत विश्व में कहां स्थित है। तो भारत विश्व में कौन सी दिशा में है? तो पूर्वी दिशा में स्थित है, पूर्वी दिशा में स्थित है, पूर्वी दिशा में स्थित है। पूर्वी भी कैसी होगी? दक्षिण पूर्वी दिशा होगी। कैसी होगी? दक्षिण पूर्वी दिशा में कौन स्थित है? तो भारत स्थित है। भारत विश्व में कहां पे स्थित है? पूर्वी दिशा में स्थित है, दक्षिण पूर्वी दिशा में स्थित है। अब हम देख सकते हैं कि भारत एशिया में कहां स्थित है। भारत एशिया में कहां स्थित है? तो वो भी देखो, भारत एशिया महाद्वीप में, भारत एशिया महाद्वीप में कहां स्थित है? तो दक्षिणी पश्चिमी दिशा में स्थित है, में स्थित है। मैं आशा करता हूं ये फैक्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इनके कॉन्सेप्ट जो भी थोड़ी देर पहले हमने देखे हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। तो इनको भी नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप बाद में इनको पढ़ पाओ। अब हम देखते हैं भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। एक बात जरूर याद रख लेना कि जो हम भारत का जो भूगोल पढ़ रहे हैं, इस भूगोल को पढ़ने से पहले आपको क्या याद कर लेना चाहिए? मैप अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए। आपको मैपिंग अच्छी तरह से तैयार होनी चाहिए। यदि आपकी मैपिंग तैयार है तो आप भूगोल तैयार कर पाओगे। यदि आपकी मैपिंग तैयार नहीं है ना, तो ये भूगोल आपको याद नहीं होगा। मैपिंग यदि आपको आती है, मैप आपको अच्छी तरह से याद है, मैप में चाहे वो स्टेट का मैप हो, चाहे वो नेशन का मैप हो, चाहे अपनी कंट्री का मैप हो, अपने भारत का मैप हो, चाहे विश्व का मैप हो, आप जिस भी भूगोल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेट जियोग्राफी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप इंडिया जियोग्राफी को पढ़ रहे हो, चाहे आप वर्ल्ड जियोग्राफी को पढ़ रहे हो, तो जिस जियोग्राफी को आप पढ़ रहे हो उसका आपको मैप याद होना चाहिए। वर्ल्ड जियोग्राफी को पढ़ रहे हो तो आपको विश्व का मैप याद होना चाहिए। याद तो होना ही चाहिए। भूगोल का मतलब ये है मैप। नक्शा ही भूगोल है, भूगोल ही क्या है? मैप है। मैप इज जियोग्राफी, जियोग्राफी इज मैप। अच्छी तरह से इनको तैयार करना पड़ेगा। मैप याद है, भूगोल आपको याद हो जाएगा। यदि आपको मैप याद नहीं है, नक्शा भरना नहीं आता, भूगोल याद नहीं होगा। भूगोल याद नहीं होगा। भूगोल को याद करने के लिए आपको मैपिंग अच्छी चाहिए। आपकी मैपिंग अच्छी है, भूगोल अच्छा चलेगा, वरना भूगोल आपके याद नहीं होगा।
अब हम देखेंगे भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। स्थिति तो हमने देख ली, भारत की स्थिति कहां पे है। अब विस्तार देख लेते हैं। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हम देखने वाले हैं। तो देखो पहले भारत का नक्शा बना लेते हैं। जैसा भी बने, अच्छा बने बुरा बने, नक्शा अपने हाथ से जरूर बनाओ, अपने हाथ से नक्शा बनाओ। यदि हाथ से नहीं बने तो एक बार जो प्रिंटेड जो नक्शे आते हैं, मैप आते हैं, उनको फिल करो, लेकिन हाथ से नक्शा बनाने की कोशिश जरूर करो। क्योंकि एग्जाम में यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यदि स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, जहां पे रिटन एग्जाम आते हैं, तो उस एग्जाम में जब आप आंसर लिख रहे हो, आंसर राइट कर रहे हो, तो यदि आपने अपने हाथ से उसमें मैप बना करके सभी डिटेल दी है, तो आपका जो नंबर है वो कटेंगे नहीं। आपको नंबर, यदि जैसे यूपीएससी में 200 शब्दों का क्वेश्चन है और आपने उसमें क्या बना दिया, मैप बना दिया, तो आपके 20 नंबर में से लगभग कितने आ जाएंगे, 10 या 12 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे। 10-12 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे, ये तो नहीं कटेंगे। देखो इससे ज्यादा तो यूपीएससी देता भी नहीं है, इससे ज्यादा तो यूपीएससी वाले देते भी नहीं है। इससे कम जाने की भी संभावना बहुत कम रहेगी, क्योंकि अपने यदि अपने मैप अच्छी तरह से तैयार है, तो देखो जो मैप जो अपनी कॉपी चेक करेगा, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे कोई और, यदि रिटन एग्जाम वाले क्वेश्चन, यदि एग्जाम आप दे रहे हो रिटन क्वेश्चन वाले, तो उसमें भी यदि आपकी जो कॉपी है वो देखो आपके लिए तो आपकी मेहनत है, आपके लिए आपके पिछली 1 साल की क्या है, मेहनत है। 1 साल हो सकता है आपने 2 साल तैयारी की, जितने भी साल आपने तैयारी की वो आपकी मेहनत का क्या है, परिणाम है। उस देखो उनके अपने लिए तो वो मेहनत है, उनके लिए क्या है, कॉपियों का ढेर है। अपनी ही कॉपी में नंबर ज्यादा क्यों देगा, क्यों, यदि अपनी कॉपी में अच्छा लिखा हो, देखो पढ़ने वो इतने, ऐसा तो है नहीं कि सारी कॉपियों को एक बार में पढ़ लेगा, वो पढ़ेगा तब जब उसको देखने में अच्छा लगेगा। एग्जामिनर अपने कॉपी को तभी पढ़ता है जब उसे देखने में कॉपी अच्छी लगी हो, यदि उसको उसमें फ्लो चार्ट दिखाई दे रहे हो, यदि उसमें मैप दिखाई दे रहे हो, तो वो हमारी कॉपी को एक बार जरूर पढ़ेंगे। हमारी कॉपी को एक बार पढ़ेंगे तो हम हमें अच्छे नंबर दे पाएंगे, वरना हमें नंबर कैसे देंगे। मैप अच्छी तरह से तैयार कर लेना। मैप तैयार है, जियोग्राफी तैयार है, मैप तैयार नहीं, जियोग्राफी तैयार नहीं होगी। अब देखो हम बना लेते हैं भारत का मैप। तो ये है हमारे भारत का एक मैप। ये हमारा क्या है, एक भारत है, सुंदर सा हमारा भारत है, भारत देश महान है, बोलो भारत माता की जय। अब देखते हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में और देशांतर रेखाओं के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया था, तो आपको वो कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे हम भारत का स्थिति और विस्तार, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। हमने देखा था भारत की जो स्थिति है वो भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ है, भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ है। तो भारत के जितने भी अक्षांश होंगे कैसे होंगे, उत्तरी अक्षांश होंगे। कैसे अक्षांश होंगे, उत्तरी अक्षांश होंगे। यह बात आपको अच्छी तरह से याद होगी। अब देखते हैं कोई एक ऐसा अक्षांश रेखा होगी, कोई एक ऐसी अक्षांश रेखा होगी जो भारत के इस मुख्य भूमि को, क्या नाम लिया, मुख्य भूमि को, द्वीपीय भूमि नहीं कहा, भारत की दक्षिणी सीमा की बात नहीं की, मुख्य भूमि की बात कर रहा हूं। कोई ऐसी अक्षांश रेखा होगी जो भारत के इस मुख्य भूमि के जो दक्षिणी भाग है, ये जो भाग, इसको क्या कर रहा होगा, टच करते हुए गुजर रहा होगा। क्या करते हुए गुजर रहा होगा, टच करते हुए गुजर रहा होगा, इसको टच करते हुए गुजर रहा होगा। हम देखेंगे जहां से ये इसको टच कर रहा है, ये जो अक्षांश रेखा है ये है 8 डिग्री और 4 मिनट। कितने डिग्री कितने मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। तो कौन सी अक्षांश रेखा है, 8 डिग्री और 4 मिनट की ये क्या है, अक्षांश रेखा है। भारत का दक्षिणीतम अक्षांश पूछे, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी अक्षांश पूछे तो कौन हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। अब मैं ऐसे नहीं कहूंगा ये उत्तरी अक्षांश क्यों है, यह बात आपको समझ में आ गई होगी पहले भी।
भारत का दक्षिणी अक्षांश है, लेकिन 8 डिग्री 4 मिनट कौन सा है? उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से भारत की मुख्य भूमि का क्या होता है? विस्तार शुरू होता है। भारत की मुख्य भूमि कहां से शुरू होती है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होती है। और जो एक ऐसी अक्षांश रेखा होगी जो भारत के इस उत्तरी भाग को क्या करते हुए जा रही होगी? टच करते हुए गुजर रही होगी। वो जो अक्षांश रेखा है कौन सी है? 37 डिग्री और 6 मिनट। 37 डिग्री और कितने मिनट है? 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश है? ये भी उत्तरी अक्षांश है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश जो भारत के उत्तरी छोर को टच करते हुए जा रही है। उत्तरी छोर को टच करते हुए जा रही है। ये कौन सी अक्षांश रेखा है? तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अब यदि मैं आपसे बात करूं कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य क्या है? विस्तारित है। तो ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। यदि मैं डायरेक्ट आपको फैक्ट लिखाते हुए चलूं तो कॉन्सेप्ट कभी भी आपके याद नहीं होंगे। यदि आपको कॉन्सेप्ट याद है तो फैक्ट तो दिक्कत ही नहीं आएगी, फैक्ट तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अकेले फैक्ट रटने से कुछ नहीं होता जब तक उसके पीछे का अपने को कॉन्सेप्ट याद नहीं है। हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, न कि फैक्ट। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फैक्ट तो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा भारत का अक्षांशीय विस्तार। अब आप कहोगे कि भारत का ये तो आपने मुख्य भूमिका बताया है, तो पूरे भारत का जो विस्तार है वो कहां से प्रारंभ होता है? तो देखो भारत के अंदर देखो कुछ द्वीपीय हिस्से भी हैं, कुछ द्वीप भी हैं जो भारत में शामिल है, जो क्या है? यूनियन टेरेटरीज है। तो देखो वो कैसे बने। यहाँ पे आपने देखा एक लक्षद्वीप है। कौन है? लक्षद्वीप। इधर कौन है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जिसके अंदर सबसे जो दक्षिण में जो है वो है ग्रेट निकोबार कहां पे स्थित है? सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहां पर स्थित है? तो ग्रेट निकोबार में स्थित है। और वहां से जो कोई देशांतर रेखा है, अक्षांश रेखा, वहां से एक अक्षांश रेखा गुजर रही होगी जो भारत के इस दक्षिणी बिंदु को टच करते हुए जा रही है। वो कौन सी है? तो वो है 6 डिग्री और 47 मिनट। एक 6 डिग्री 47 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है जो भारत के दक्षिणी बिंदु को, मुख्य भूमिका नहीं, संपूर्ण भारत के दक्षिणी बिंदु को टच करते हुए जा रही है। वो कौन सी है? 6 डिग्री और 47 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। 6 डिग्री 47 मिनट उत्तरी अक्षांश है जो भारत के द्वीपीय हिस्से को, जो सबसे दक्षिणतम हिस्सा है, ग्रेट निकोबार का जो हिस्सा है, वहां से गुजर रही है 6 डिग्री 47 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है, तो आपका जवाब होना चाहिए 6 डिग्री 47 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। यदि मुख्य भूमिका पूछे तो कहां से बताओगे? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। इन अक्षांशों के बीच में भारत स्थित है। तो भारत की लोकेशन आपको पता चल गई होगी किस प्रकार से है। तो मैं आशा करता हूं ये आपको याद हो गया होगा। अब बात आती है कि सर ये भी बता दो जहां से ये टच करती है वो जगह कौन सी है? तो वो भी देख लो। मुख्य भूमिका जो दक्षिणी बिंदु है, मुख्य भूमिका भारत की इस मुख्य भूमिका, इस प्रायद्वीपीय हिस्से का जो दक्षिणतम हिस्सा है उसका नाम है कन्याकुमारी। यहाँ इस कन्याकुमारी को एक और नाम से जानते हैं, केप केमोरिन के नाम से भी जानते हैं। ये कौन से राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है। कहां पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो
केप केमोरिन या कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। अब आप कहोगे सर ये भी बता दो कि संपूर्ण भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है जो ग्रेट निकोबार में स्थित है उसका क्या नाम है? तो उसके कई नाम है। एक ही बिंदु है, एक ही जगह है, उसके कई नाम है। कौन कौन से नाम है तो देखते हुए चलना। यहाँ पर जो जगह स्थित है उसके नाम है। एक तो नाम है पार्सन पॉइंट। कौन सा पॉइंट? पार्सन पॉइंट। एक इसका नाम है ला हिचिंग पॉइंट। ला हिचिंग पॉइंट। एक इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। पार्सन पॉइंट, ला हिचिंग पॉइंट और इसका क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। एक नाम और है पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट। तो इस प्रकार से इसके कई नाम हैं, आपको याद होने चाहिए। संपूर्ण भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? तो पार्सन पॉइंट, ला हिचिंग पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट। तो ये इस प्रकार से भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम है। क्या नाम है? पार्सन पॉइंट, ला हिचिंग पॉइंट, इंदिरा पॉइंट और पिगमेलियन पॉइंट। यह भी आपको याद होना चाहिए कि भारत का सबसे दक्षिणतम हिस्सा कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, ला हिचिंग पॉइंट और पार्सन पॉइंट। अब आप कहोगे सर ये भी बता दो कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? तो इसका नाम है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल। कि सर ये क्या बात हुई? दक्षिणतम हिस्से की बात करी तो आपने पॉइंट का नाम लिया। हम जब उत्तरी हिस्से की बात कर रहे हैं तो आपने एक और ही नाम ले लिया, कोल। ये कोल क्या है? ये कॉल कहीं वो कॉल तो नहीं है जब जो हम अपने सेल फोन से करते हैं। तो दोस्तों ये वो कॉल नहीं है। इंदिरा कोल भारत का क्या सबसे उत्तरी बिंदु है। ये जो कोल है ये आकृति का नाम होता है, ये एक भौगोलिक नाम है कोल। हम कोई भी इस प्रकार की आकृति की बात करेंगे, इस प्रकार की यदि हम आकृति जहां देखेंगे इस आकृति का नाम ही होता है कोल। इस भौगोलिक आकृति का नाम क्या होता है? कोल होता है। और आप सब अच्छी तरह से जानते हो, यदि आपने भारत का नक्शा देखा है, भारत का नक्शा तो आपने देखा ही होगा। भारत के रहने वाले और भारत के नागरिक हो, भारत की जो संविधान की प्रस्तावना भी हमें कहती है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, भारतवासी हैं। तो हमें इतना तो पता होगा कि हमें हमारे भारत का नक्शा कैसा है। तो हम जानते हैं कि भारत का ये जो उत्तरी हिस्सा है जो पहले जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, अब ये कौन है? तो हम देखते हैं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश वाला हिस्सा है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश वाला ये जो हिस्सा है जहां पर ये हमें दिखाई देता है, जो इस प्रकार की आकृति हमें दिखाई देती है, ये इसी को क्या कहेंगे? कोल कहेंगे। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? इंदिरा कोल पड़ा है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? इंदिरा कोल पड़ा। तो अब आपको ये भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट पता लग गया होगा कि इसे कोल क्यों कहते हैं, इसे इंदिरा कोल ही क्यों कहते हैं, इंदिरा पॉइंट क्यों नहीं कहते। तो अब देखो कंफ्यूजन मत रखना, जो दक्षिणतम बिंदु है वो तो इंदिरा पॉइंट है, उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कोल है, पॉइंट नहीं है। पॉइंट नहीं है, क्या है? इंदिरा कोल है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, पार्सन पॉइंट, ला हिचिंग पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट है। उत्तरी बिंदु कौन है? तो इंदिरा कोल है। कोल क्या चीज है समझ में आ गया होगा। कोल एक भौगोलिक आकृति होती है जो कुछ इस प्रकार से होती है, समझ में आ गया होगा। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछे कौन है? कन्याकुमारी या केप केमोरिन है जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और भारत का उत्तरी बिंदु कौन है? तो इंदिरा कोल है जो कहां पर स्थित है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। लद्दाख यूनियन टेरिटरीज में स्थित है कौन? इंदिरा कोल। और जब बात करें पार्सन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ला हिचिंग पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट कहां पे स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार, जो जहां पर क्या बना हुआ है आपको पता होगा, जो काला पानी की जो जेल है वो भी यहीं पर बनी हुई है। तो वो इसी जगह पर स्थित है। यहीं पर कौन सा बिंदु स्थित है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु स्थित है। इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, ला हिचिंग पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट स्थित है। जहां से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? 8 डिग्री 4 मिनट। जहां से भारत का इंदिरा पॉइंट से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो 6 डिग्री 47 मिनट। जहां से भारत का विस्तार क्या होता है? प्रारंभ होता है।
जहां से भारत का विस्तार प्रारंभ होता है और देखो 37 डिग्री 6 मिनट तक आकर भारत का विस्तार रुक जाता है। तो ये तो बात हुई भारत के अक्षांशीय विस्तार की। अब एक अक्षांश रेखा के बारे में और देख लेते हैं जो भारत के लगभग लगभग मध्य से गुजरती है। लगभग मध्य से गुजरती है एक अक्षांश रेखा है जो भारत के इस प्रकार से यहां से मध्य से गुजर रही होगी, इस प्रकार मध्य से गुजर रही होगी। कौन सी है तो अब आपको पता चल जाएगा। मैं इसका नाम लिखूंगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसका एक नाम और है जो भी आपको पता होगा। क्या नाम है तो इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, कर्क रेखा। क्या नाम है इसका, कर्क रेखा। ये जो कर्क रेखा है वो कौन है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जो भारत के लगभग मध्य से गुजर रही है। भारत के लगभग मध्य से गुजर रही है और भारत के 8 राज्यों में से गुजर रही है। कितने राज्यों में से, 8 राज्यों में से। आपसे पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों में से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों में से गुजरती है, ये क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर जो होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा। इसका आंसर कहां देना, आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो मैं आशा करता हूं आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे कि कर्क रेखा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरती है। मैं आशा करता हूं आप इसका जवाब कहां पे दोगे, कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे। अब देखो मैं इसके राज्यों के नाम लिखूंगा, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम नहीं लिखूंगा। आप बताएंगे कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है, वो जो केंद्र नाम है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब देखो जो मैं ये राज्य है, 8 राज्यों की बात करता हूं। कितने राज्यों से गुजरती है, ये 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य है नाम देख लेना। यहाँ पे एक गुजरात राज्य है, थोड़ी सी जगह से गुजरती है राजस्थान के, राजस्थान गुजरात। एक यहाँ पे राज्य है जिसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश, तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से भी कौन गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद एक राज्य आ जाता है जिसका नाम है छत्तीसगढ़। क्या नाम है, छत्तीसगढ़, जो कभी मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, अब वो क्या है, अलग एक राज्य है। उसके बाद एक राज्य आता है जिसका नाम है झारखंड। कौन सा खंड, तो झारखंड। झारखंड के बाद एक राज्य आ जाता है जिसका नाम है ओडिशा, जिसके नाम को लेकर संविधान में क्या हुआ, संशोधन। क्या यह संशोधन किस प्रकार से हुआ, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इंडिया पॉलिटी के सेशन में। जो इसके पैरेलल चल रहा है उसमें संविधान संशोधन करेंगे, उसमें भी देखेंगे कि किस प्रकार के संविधान संशोधन में ओडिशा नाम बदला गया। इसके बाद एक राज्य आता है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद एक राज्य आता है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद एक राज्य आता है मिजोरम। मिजोरम, देखो हम मैप से बाहर चले गए हैं, ये देश हमारा नहीं है, ये म्यांमार देश है, अलग देश है, लेकिन हम इस जगह की बात कर रहे हैं। तो कुल कितने राज्य हो गए, 8 राज्यों की मैं बात कर रहा हूं। कितने केंद्र शासित प्रदेश है वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से कौन गुजरती है, कर्क रेखा भारत से गुजरती है। केंद्र शासित प्रदेशों के नाम आपको कमेंट में बताने हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, उनके नाम क्या क्या है। अब देखो हम बात करते हैं आगे की कि कितने राज्य यहां से गुजर रहे हैं। तो 8 राज्यों में से कौन गुजरती है, कर्क रेखा भारत से गुजरती है। अब हम देखेंगे कि जो कर्क रेखा है उस पर जो राज्य स्थित है उनमें से कितने राज्यों की राजधानी है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, और कितने राज्यों की राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, उसके बारे में हम देखेंगे। हम देखेंगे कर्क रेखा के उत्तर दिशा में स्थित राज्यों की जो राजधानियां हैं उनके बारे में। तो हम इसके बारे में 3 राज्यों की बात करेंगे। कितने राज्यों की, 3 राज्यों की, राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम। राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम, इन तीनों की जो राजधानियां हैं, इन तीनों की जो राजधानियां हैं वो कहां पर स्थित है, तो कर्क रेखा के उत्तर दिशा में स्थित है, कर्क रेखा के उत्तर दिशा में स्थित है। और जो बाकी जो 5 राज्य बच गए उन सभी की राजधानियां कहां पे स्थित है, तो
दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है कितने राज्यों की? कर्क रेखा जहां से गुजरती है उन 5 राज्यों की। और कर्क रेखा जहां से गुजरती है उसमें से 3 राज्य राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम, इन तीनों की राजधानियां उत्तरी दिशा में उत्तर में है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अब हम बात करेंगे कि सबसे दूर राजधानी कौन सी है। कर्क रेखा में, कर्क रेखा पर जो जिले स्थित, जो राज्य स्थित है उनमें से सबसे दूर जो राजधानी है वो किस राज्य की है और कौन सी है? तो एक राजधानी है जिसका नाम है जयपुर। क्या नाम है? जयपुर। और ये जयपुर आपको पता है किसकी राजधानी है? तो राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान की राजधानी है। राजपूतों की इस भूमि, वीरों की इस भूमि राजस्थान की राजधानी कौन है? जयपुर है। तो ये जयपुर जो राजधानी है वो कर्क रेखा पर स्थित राज्यों में से सबसे दूर स्थित राजधानी है। सबसे दूर स्थित राजधानी कौन है? जयपुर है, जो किस राज्य की राजधानी है? तो राजस्थान की राजधानी। अब बात आती है कर्क रेखा के सबसे नजदीक राजधानी कौन है? कर्क रेखा के सबसे नजदीक राजधानी कौन है? तो झारखंड राज्य की राजधानी जिसका नाम है रांची। झारखंड राज्य की राजधानी जिसका नाम क्या है? रांची नाम है। तो वो कहां स्थित है? कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित है। कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित राजधानी कौन है? रांची किसकी राजधानी है? झारखंड की राजधानी है। ये सबसे नजदीक है कर्क रेखा के। और कर्क रेखा से सबसे दूर राजधानी, जो कर्क रेखा जिन राज्यों से गुजरती है उनमें से, वैसे तो देखो लद्दाख की जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी लेह है, जो कि यहाँ से दूर होगी, लेकिन इसकी बात नहीं करेंगे। हम करेंगे जिन राज्यों में से कर्क रेखा गुजरती है उनमें से सबसे दूर राजधानी किसकी है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर दूर है और झारखंड की राजधानी रांची नजदीक है। तो इस प्रकार से हमने किनके बारे में देख लिया? तो हमने देख लिया अक्षांश रेखाओं के बारे में। भारत का अक्षांशीय विस्तार हमने देख लिया, जो कहां से प्रारंभ होता है। मुख्य भूमि का पूछेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होता है। यदि भारत का, संपूर्ण भारत का यदि विस्तार देखेंगे तो कहां से प्रारंभ होता है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट से प्रारंभ होता है, जहां से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? 6 डिग्री 47 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। वहां से क्या होता है? भारत का विस्तार प्रारंभ होता है। और भारत का विस्तार कहां तक है? तो इंदिरा कोल कहां पर है? तो 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, जो भारत का सबसे क्या है? उत्तरी अक्षांश है। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। जहां कौन से सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? तो इंदिरा कोल है। कोल क्या है? एक भौगोलिक आकृति है, हमने इसके बारे में देख लिया। इंदिरा कोल कहां स्थित है? तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में कौन स्थित है? इंदिरा कोल स्थित है। और जो हमने देखा इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। यदि हम, और इसके बाद में हमने देखा कि जो मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु जो कन्याकुमारी या केप केमोरीन है वो कहां स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कर्क रेखा की स्थिति भी हमने भारत में देख ली, किन किन राज्यों से गुजरती है, किन किन केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरती है, वो आपको कमेंट में बता देना है। अब हम देखेंगे भारत की जो देशांतरीय स्थिति कैसी है। भारत की देशांतरीय स्थिति कैसी है? तो एक बार फिर से हम हमारा भारत बना लेते हैं। हम तो क्या बनाएंगे? भारत। हम तो भारत का एक नक्शा बना सकते हैं। भारत बनाने वालों ने बनाया। भारत जब बना उसी की याद में तो हम आज क्या बना रहे हैं? स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। उन्होंने तो यह भारत को बनाया है। अब हम भारत के नक्शे को एक बार फिर से क्या कर लेते हैं? ड्रॉ कर लेते हैं। मैं आशा करता हूं आप भी मेरे साथ साथ ये बातें लिख रहे होंगे। ये जो डायग्राम हमने बनाए ये आप ड्रॉ कर रहे होंगे। भारत के इस मैप को आप भी ड्रॉ कर रहे होंगे। और हम भी क्या करेंगे? भारत को बनाने में अपना योगदान देंगे आगे। और जो भारत हम बना रहे हैं, थोड़ा सा हम चाहते हैं कि हमारी जो पीढ़ियां हैं वो हमारे जो पूर्वजों की बातें हैं, जो शहीदों की बातें हैं, जो बुजुर्गों की बातें हैं, जो भारत को आजादी प्राप्त की उन बुजुर्गों की, उन शहीदों की जो बातें हैं वो भी उन तक क्या हो? पहुंच जाए। तो इस प्रकार से हम भी क्या करेंगे? भारत को बनाने में भारत का इस हम योगदान देंगे। हम भी आगे जो पीढ़ियां आ रही है, जो भविष्य भारत का है, हम भी भारत के भविष्य है। और हमारे बाद जो पीढ़ी आएगी वो भी भारत का भविष्य है। हम उन्हें और संवारेंगे। हम कोई भी पोस्ट पर हमारी ज्वाइनिंग हो जाए, कल को हम किसी भी पोस्ट पर लग जाए, तो हम क्या करेंगे? भारत को और भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। अब हम देखेंगे देशांतरीय स्थिति के बारे में। तो वापस हमें क्या बना लेते हैं? एक भारत बना लेते हैं। एक भारत का नक्शा बना लेते हैं।
तो इस प्रकार से हमने क्या बना लिया, एक भारत का नक्शा बना लिया। हमने देखा था ये जो भारत की मुख्य भूमि है, यहाँ की जो अक्षांश रेखा कौन सी थी, 8 डिग्री और 4 मिनट। और जो निकोबार द्वीप समूह में जो सबसे दक्षिण बिंदु था वो कौन सा था, 6 डिग्री और 47 मिनट। कौन सा अक्षांश है, तो उत्तरी अक्षांश है। ये भी कौन सा अक्षांश है, तो उत्तरी अक्षांश है। हमने इसके बारे में देख लिया था। ये जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु वाला जो अक्षांश है कौन सा है, 37 डिग्री और 6 मिनट वाला ये उत्तरी अक्षांश है। हमने इसके बारे में भी देखा। अब हम देखो यहां से एक रेखा गुजर रही थी जिसका नाम क्या था, कर्क रेखा। यहां से गुजर रही थी, इसका नाम क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सी रेखा है, तो कर्क रेखा। अब हम देखेंगे भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार हम देखने वाले हैं। एक ऐसी देशांतर रेखा होगी जो क्या करेगी, भारत के पश्चिमी हिस्से को टच करते हुए चलेगी। भारत के पश्चिमी हिस्से को टच कर रही होगी, उसको छू रही होगी। यहाँ से जो ये कोई कर्क रेखा, कोई देशांतर रेखा जो यहाँ से गुजर रही होगी, तो वो क्या, वहां से क्या होगा, भारत का विस्तार प्रारंभ माना जाएगा। ये जो रेखा है इसका नाम है 68 डिग्री और 7 मिनट। 68 डिग्री और 7 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर, पूर्वी देशांतर। भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर है, लेकिन ग्लोब के आधार पर देखेंगे तो कौन सा देशांतर होगा, पूर्वी देशांतर होगा। नाम के आधार पर कैसा देशांतर होगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर होगा। यहां से भारत का क्या प्रारंभ होता है, तो विस्तार प्रारंभ होता है। और जो विस्तार जहां तक समाप्त होता है, वो जो अंतिम जो बिंदु है, अंतिम देशांतर रेखा जो भारत की बनती है वो कौन सी बनती है, यहाँ पे एक जो देशांतर रेखा जिसका नाम है 97 डिग्री और 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर, तो पूर्वी देशांतर। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है कहां से प्रारंभ होता है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से प्रारंभ होकर के कहां तक जाता है, 97 डिग्री और 25 मिनट तक चलता है। 97 डिग्री और 25 मिनट तक भारत का क्या है, देशांतरीय विस्तार है। तो ये तो है भारत का देशांतरीय विस्तार। अब हम देख लेते हैं भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है, जहां से 68 डिग्री 7 मिनट जो देशांतर रेखा है जिसको टच करते हुए जाती है। तो एक जगह है जिसका नाम है गोहर माता। यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम क्या है, गोहर मुता या गोहर माता। गोहर माता इसका नाम है, जो कहां पे स्थित है, कौन से राज्य में है, तो गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में स्थित एक जगह जिसका नाम क्या है, गोहर मुता या गोहर माता, जो जहां से कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है, 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर रेखा गुजरती है, जो भारत की सबसे पश्चिमी देशांतर रेखा है। नाम क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। अब हम बात करते हैं भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, उसके बारे में जब हम चर्चा करेंगे, अरुणाचल प्रदेश। ये जो अपना राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जगह है जिसका नाम है किबिथु। किबिथु। ये जो किबिथु है कहां पर स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में। इसी अरुणाचल प्रदेश में भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसका एक उत्कृष्ट नमूना स्थित है, उसका उत्कृष्ट उदाहरण हमें देखने को मिलता है। यहां पर एक ऐसी निर्वाचन जगह, निर्वाचन बिंदु है जहां पर चुनाव होते हैं। एक ऐसी जगह है जहां पर चुनाव जो होते हैं, तो उस वहां के जो मतदान है, ये मतदान केंद्र है। यहाँ का एक ऐसा मतदान केंद्र है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में एक ऐसा मतदान केंद्र है जहां पर कितने मतदाता है, तो केवल एक मतदाता है। कितने मतदाता है, केवल एक। वो भी कौन है, तो एक महिला है। कौन है, महिला है। अरुणाचल प्रदेश में एक ऐसा मतदान केंद्र है जहां पर कितने मतदाता है, तो एक मतदाता है। वो भी कौन है, महिला है। अब देखो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, भारत के संविधान में जो लिखा है, भारत के लोग, भारत की जो स्वतंत्र, जो सर्वोच्च जो शक्ति है वो कहां पे स्थित है, भारत के लोगों में स्थित है, भारत के नागरिकों में स्थित है। वो बातें यहां से हमें पता चलती है कि जो एक व्यक्ति यहाँ पे मतदाता है उसके लिए भी क्या किया जाता है,
चुनाव आयोग द्वारा कम से जो 7 जो इनके सदस्य यहाँ पे मतदान के लिए भेजे जाते हैं, मतदान अधिकारी भेजे जाते हैं। तो देखो एक महिला के लिए इतनी सारी व्यवस्था यहाँ पे की जाती है, जैसा कि एक ज्यादा मतदान वाले क्षेत्रों में जितने सदस्य वहां पे जाते हैं, जितने अधिकारी जाते हैं, उतने भी यहाँ पहुंचते हैं। कितने का मतदान लेने के लिए? केवल एक महिला का मतदान लेने के लिए, केवल एक महिला का वोट डलवाने के लिए ये सारे अधिकारी यहाँ पर जाते हैं। इतनी व्यवस्था यहाँ पे की जाती है। ये है भारत के संविधान की शक्ति, भारत के संविधान की शक्ति जो हमें कब मिली? तो 26 जनवरी 1950 को मिली। 26 जनवरी 1950 को मिली। भारत के संविधान का एक अनुच्छेद आर्टिकल 324 जो चुनाव आयोग से संबंधित रखता है, जो कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को जब वो लागू हुआ तो चुनाव आयोग, देखो चुनाव आयोग से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 324। तो उसकी शक्ति है, उसमें लिखित जो शक्ति है उसके आधार पर, और संविधान की जो प्रस्तावना उसमें भी लिखा है कि भारत की सर्वोच्च शक्ति किन्हें मिलेगी? तो भारत के लोगों को मिलेगी। इसीलिए पहली लाइन में क्या लिख दिया? हम भारत के लोग। तो देखो ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। तो आज भारत का क्या है? स्वतंत्रता दिवस है। तो आप एक बार शहीदों को नमन जरूर कीजिएगा। अब देखो क्या होता है। अरुणाचल प्रदेश की जगह जिसका नाम क्या है? किबिथु। तो किबिथु भारत का क्या है? सबसे पूर्वी बिंदु है, पूर्वी बिंदु है। जो कौन से राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु कौन है? गोहर मुताया, गोहर माता, जो कहां पर स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार से हमने देखा भारत का देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का क्या है? देशांतरीय विस्तार है। एक ऐसा देशांतर होगा, एक ऐसी देशांतर रेखा होगी जो भारत के लगभग कहां से गुजरती होगी? मध्य से, बिल्कुल मध्य से गुजरने वाली एक देशांतर रेखा है, जो भारत की मानक समय रेखा भी कहलाती है। क्या कहलाती है? भारत की मानक समय रेखा भी कहलाती है। इतना तो आपको याद आ ही गया होगा कौन है, क्योंकि हमने पिछली क्लास में भी उसके बारे में क्या की थी? चर्चा की थी। ये जो देशांतर रेखा इसका नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से गुजरती है। मेरा वही सवाल जो मैंने कर्क रेखा के बारे में पूछा, 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो कितने केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरती है? इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा। ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है ये भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, इसीलिए इसको क्या माना गया है? भारत की मानक समय रेखा माना गया है। भारत की मानक समय रेखा माना गया है। जब इस रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है तो पूरे भारत में कितने बजे होते हैं? तो दोपहर के 12 बजे होते हैं। भारत का समय क्या माना जाता है उस वक्त? 12 बजे माना जाता है, दोपहर के 12 बजे। कब? जब इस 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सूर्य लंबवत चमकता है, उस वक्त की बात है। तो ये कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। राज्यों के नाम यदि आप पूछोगे तो मैं इसके राज्य के नाम बताऊंगा। क्या है? एक तो यहाँ पे राज्य है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद राज्य आता है, राज्य का नाम है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। उसके बाद राज्य आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद एक राज्य आता है जिसका नाम क्या है? ओडिशा, ओडिशा। ओडिशा के बाद एक राज्य आता है जिसका नाम क्या है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ये जो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, कितने केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरती है? आपको ये जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो मैं राज्यों के नाम जरूर बता दूंगा कौन से है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो कुल कितने राज्य हो गए? 5 राज्य हो गए। जो कौन सी रेखा पर स्थित है? भारत की मानक समय रेखा पर स्थित है, भारत की मानक समय रेखा पर स्थित है, स्टैंडर्ड टाइम जोन पर स्थित है। तो कौन सी है वो? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ये नाम भी आपको याद होने चाहिए, मिलान करने वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
आपसे पूछा जा सकता है भारत की मानक समय रेखा पर स्थित राज्यों के नाम क्या है, कौन कौन से राज्य हैं। तो हो सकता है इनकी राजधानियां कभी पूछ ली जाए या इन राज्यों के नाम पूछ लिए जाए। तो नाम तो आपको याद होनी चाहिए, कोई एक नाम और दे दिया जाएगा, 3 ये दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा राज्य मानक समय रेखा पर स्थित नहीं है। तो जो अलग राज्य जैसे राजस्थान का दे दिया इसका नाम, या कोई गुजरात का नाम दे दिया, तो वो उस मानक समय रेखा पर तो स्थित नहीं है। तो इस प्रकार से आपको ये नाम याद होने चाहिए, अच्छी तरह से याद करने पड़ेंगे, बार बार लिखोगे। यदि आपको मैप अच्छी तरह से याद है तो ये नाम भी याद हो जाएंगे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। यदि मैप अच्छी तरह से याद नहीं है तो नाम तो बिल्कुल भी याद नहीं होंगे। नाम याद नहीं होने, इनकी स्थिति नहीं पता होनी, क्योंकि क्वेश्चन इनके क्रम से भी पूछ लिए जाते हैं। आपको इनके क्रम व्यवस्थित करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत की मानक समय रेखा पर स्थित राज्यों को उनके उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखो ये कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, आगे भी पूछने की संभावना बनी रहती है। तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन ये जरूर बनते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये याद करना पड़ेगा। हमने देखा भारत का देशांतरीय विस्तार। तो आज हमने क्या देखा, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आज हमने विस्तार से चर्चा की है। अब हम देखते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई और चौड़ाई कितनी है। ये हम देखेंगे अपनी अगली सेशन में, अगली क्लास में देखेंगे भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, इसका जो महासागर में जो लगती है, जो समुद्र के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है, स्थलीय भूभाग से कितनी सीमा लगती है, कौन कौन से राज्यों देशों के साथ भारत की सीमा लगती है, कौन कौन से राज्य उन देशों के साथ सीमा बनाते हैं, वो सारे के सारे हम देखेंगे। उन सीमाओं के जो कुछ नाम भी हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये चर्चा करेंगे हम अगले सेशन में। आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताना, और जो मैंने आपसे 2 सवाल पूछे थे उनके जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो आज के लिए इतना ही। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।